हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित जैसे कि आप सब देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस पेज या इस इतने पेज को पढ़ेंगे, फिर इस पेज से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न को पहले हम सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले पेज पर जाएंगे। तो आई होप कि आप सबको ऐसे अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीटेट जो है उन्होंने बोला है कि हम एनसीईआरटी से ही प्रश्न को रखेंगे। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब भी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ कर जाएं। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और देखिए, अगर ऐसे एनसीईआरटी को नहीं पढ़कर जाएंगे तो यही होगा कि आप 3 बार या 4 बार में सीटेट को पास करेंगे। क्योंकि अगर जो दोबारा या तिबारा देने जा रहे हैं वो समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो देखिए, लिखा है राजा और उनके राज्य। राजा और उनके राज्य। तो देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानचित्र में, ये मानचित्र जो सामने है यहाँ पर लिखा है गुर्जन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान को ही चौहान कहते हैं न, के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। अब देखिए, अब यहाँ पर झार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, अब इन सभी को बारे में हम सब यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर लिखा ना कि उनका नियंत्रण कहाँ तक था, ये आप पहचान सकते हैं। तो देखिए, पहले इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आकर हम सब पहचान सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं से देखिए, यहाँ पर गुर्जन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो चोल थे, इन सब के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गया हम सबका कि नए राजवंश का उदय। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि जितने पेज को पढ़ेंगे उस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को हम सब ठीक से करेंगे। देख लीजिए आप, और अगर आप अच्छे से नहीं ध्यान दिए रहेंगे तो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है कि नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कितने? 7वीं शताब्दी के आते आते। तो आगे है कि राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महत या सामंत। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत होना, अभी हम प्रश्न दिखाएंगे आपको। तो देखिए, जो माहत लिखा है, माहत को ही सामंत बोलते हैं, माहत को ही सामंत बोलते हैं, या करके लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सब है डीपली प्रश्न, क्योंकि अब कभी कभी बहुत लोग सामंत जानते हैं पर माहत नहीं जानते हैं। अभी तक तो माहत नहीं दिया गया है, पर मान लीजिए अगर दे दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे, और मान लीजिए अभी दिया तो नहीं है माहत, पर दे दिया तो आप सब मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 7वीं सदी के आते आते जो राजा लोग थे उन्हें अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो आगे देखिए लिखा है, उनकी उम्मीद की जाती थी, किनकी? वही उसी सामंत लोगों से उम्मीद की जाती थी कि राजा का स्वामी है, स्वामी के लिए उपहार लाएं। तो यहाँ पर देखिए, इतना समझ में आया होगा कि जैसे सामंत लोग जो थे तो राजा उनसे उपेक्षा करते थे, अर्थात थोड़ा उनसे उम्मीद रखते थे कि वो हमारे लिए अर्थात राजा के लिए उपहार लाए। इतना याद रखना दोस्तों। देखिए, एक ऐसा कहानी ही है इतिहास में, पर इन्हीं कहानी को देखिए अभी हम दिखाएंगे, इसे पूरा लाइन उठाकर रखता है और आप सब ऐसे कंफ्यूज होकर चले आते हैं। तो देखिए, आगे लिखा है कि जो राजा लोग थे तो अपने सामंत से क्या करते थे? उम्मीद रखते थे कि हम राजा लोग के हमारे लिए वो सब उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए। राजा लोग सोचते थे जो सामंत हैं हमारे दरबार में आकर हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायक प्रदान करें, उन्हें सैन्य अर्थात जो अपना थोड़ा बहुत सैन्य शक्ति रखे रहे, राजा या अर्थात राजा सोचते थे वो हमें प्रदान करें, अर्थात हमारी सहायता करें अपनी सैन्य शक्ति से।
अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या मंडलेश्वर, मंडल पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। तो यहाँ याद रखना दोस्तों इस कथन को, क्योंकि ये कथन पूरा ऐसे पूछता है कि जैसे बताया गया है, राजा तो सोचते थे कि ये जो सामंत है हमारे लिए उपहार लाए, जी हजूरी करे अर्थात हाजिरी लगाए, और यहाँ पर बोले कि जो सैनिक उनके पास थे वे सैनिक से हमें सहायता करे। पर सामंत क्या होते थे? तो सामंत बोल रहे हैं, सामंत अपने आप को महासामंत समझते थे और उपाधि क्या रहते थे? तो मंडलेश्वर की महान स्वामी या मंडलेश्वर पूरे मंडल का स्वामी अपने आप को समझने लगते थे। पर ऐसा जो राजा सोचता था ऐसा कुछ नहीं करते थे, बस यही समझिए। और वे अपने आप को महासामंत समझते थे, मंडलेश्वर का स्वामी समझते थे अर्थात मंडल का महान स्वामी समझते इत्यादि घोषित कर लेते थे। मतलब अगर ज़्यादा हो जाते थे उन सबके पास सैनिक, तो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते थे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यहाँ पर जैसे बताया, जैसे मान लीजिए कोई भी राजा है, उसका जो सामंत है वो इतना शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपने आप को अपने आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी कर लेते थे कि अब हमारे, जैसे राजा को बोल देते थे, राजा के ही सामंत थे पर राजा को बोल देते थे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम अपने आपसे युद्ध कर सकते हैं, या अर्थात हम अपने आप में ही अब स्वतंत्र है। ऐसा याद रखना कहानी है दोस्तों, देखिए। पर इसी कहानी से अभी कैसे प्रश्न बना है दिखाएंगे आपको, तो याद रखना। आगे देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आगे देखिए, इस तरह का एक उदाहरण ढक्कन में अब उदाहरण दिया गया है कि अब सामंत क्या करते थे, तो उदाहरण के लिए दिया गया है कि ढक्कन में राष्ट्रकूट थे। जैसे ढक्कन है, ढक्कन में राष्ट्रकूट रहते थे। तो जो शुरुआती में थे तो वह कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। याद रखना, इसमें बताया गया है कि देखिए जो ढक्कन के राष्ट्रकूट थे, ये शुरुआत में पहले तो किसके, चालुक्य राजा के अधीनस्थ अर्थात इनके का थे, सामंत थे, ऐसा समझिए। तो राष्ट्रकूट चालुक्य के सामंत थे, राष्ट्रकूट चालुक्य के सामंत थे शुरुआती में। और बोला गया कि 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, तो याद रखना ये दंती दुर्ग का है, राष्ट्रकूट है। तो 8वीं सदी में ये जो दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूट था, पहले तो अधीनस्थ था चालुक्य राजा के, पर बाद में 18वीं सदी अर्थात एक सदी बीत जाने के बाद क्या हुआ कि ये राष्ट्रकूट जो दंती दुर्ग था अपने चालुक्य स्वामी मतलब चालुक्य राजा, चालुक्य स्वामी की अधीनस्था से इनकार कर दिया कि हम आपके अब जो आदेश देते हैं उसका मान्य नहीं करेंगे, अर्थात हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसे हराना और हिरण्यगर्भ शताब्दी अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो यहाँ पर बताया गया कि वो खुद राजा हराया, मतलब हराया का मतलब है वो राजा से ही लड़ने लगा और राजा को भी हरा दिया। किस राजा को? तो चालुक्य राजा को। किसने हराया? तो राष्ट्रकूटों ने। पहले तो सामंत थे, पर आगे चलकर 18वीं सदी में एक दंती दुर्ग नामक क्या था, सामंत ही था राष्ट्रकूट का, उन्हें राजा को हराकर अपना खुद उपाधि धारण कर लिया राजा का। और देखिए उन्होंने, याद रखना, कभी कभी बताता है कि हिरण्यगर्भ शताब्दी या सोने का ही गर्भ नामक अनुष्ठान किया। तो याद रखना कभी कभी, तो किसका अनुष्ठान किया था राष्ट्रकूटों ने? तो याद रखना हिरण्यगर्भ। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया था जब राजा को हरा लिया था। अब आगे देखिए लिखा गया है, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक या जन्मजात छत्री न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेते थे। तो याद रखना दोस्तों इस वाक्य को, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम अभी दिखाएंगे प्रश्न। यहाँ पर बताया गया कि अनुष्ठान कर या सहायता से संपन्न किए जाते थे। यह माना जाता था कि इससे अर्थात जो यहाँ पर जो किया अनुष्ठान, इससे जन्मजात छत्री न होते हुए भी, ये जो अनुष्ठान है कि अगर आप जन्मजात छत्री नहीं हैं
होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका अनुष्ठान का मतलब ये है कि आप अगर क्षत्रिय नहीं हैं, जन्म से क्षत्रिय नहीं हैं, तो इस अनुष्ठान को करने के बाद आप क्षत्रिय दोबारा से छत्रित्व प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये मतलब था। आगे देखिए, लिखा है कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। तो आशा है कि आप सबको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, मिसाल के तौर पर कदम, याद रखना, मिसाल के तौर पर कदम मयूर सर्पण, कदम और मयूर सर्पण और गुर्जन प्रतिहार। कौन कौन? कदम, मयूर सर्पण, गुर्जन प्रतिहार, हरिचंद ब्राह्मण, जिन्होंने अपने परंपरागत से पेश को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक स्थापना किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ से यहाँ तक में ये बात ये बताई गई इसमें कि जो ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान था, तो इसका ये मतलब था कि अगर कोई क्षत्रिय नहीं है, जन्म से क्षत्रिय नहीं है, तो ये अनुष्ठान को करने से वे दोबारा क्षत्रित्व को प्राप्त कर लेते थे। तो इसी के लिए इसी अनुष्ठान को जो कदम थे, मयूर सर्पण थे, गुर्जन प्रतिहार और विशेषतः कर जो थे तो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे, पर इन्होंने परंपरा मतलब यही जो अनुष्ठान परंपरागत से आ रही थी, इस अनुष्ठान को करके उन्होंने अपने को क्षत्रित्व होकर और कर्नाटक और राजस्थान का सफलतापूर्वक स्थापित अर्थात वहाँ का राजा बन गए। आशा है कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यान से दोस्तों ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी पूछा गया है, दिखाएंगे। लिखा है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। अभी जो राष्ट्रकूट हम बोले, तो यही राष्ट्रकूटों ने ही एलोरा की गुफा में जो विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूटों की कृति, या राष्ट्रकूटों के द्वारा कृति की गई है, रचना की गई है। या राष्ट्रकूट जो थे, इन्होंने ही एलोरा की गुफा में ऐसा चित्र छपवाया था, ऐसा समझिए। आगे देखिए, यहाँ पर राज्यों में प्रशासन, तो इन राज्यों में से कई के महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी की। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि वही जो सब सामंत लोग थे, उन्होंने जीतने के बाद अपने आप को महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन के चक्रवर्ती, 3 भुवनों के चक्रवर्ती आदि उपाधि धारण करने लगे ना। तो आशा है कि इतना पेज आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इस पेज से संबंधित प्रश्न, और देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी को सेम ऐसे ही पढ़ा जाता है, और अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप, लास्ट में प्रश्न करेंगे तो क्या होता है कि कुछ प्रश्न भूल जाते हैं। तो हालांकि अभी ये एग्जाम्पल के लिए अभी हम 1-2 प्रश्न है जो लास्ट में आप सबको दिखाएंगे। अगर आप सब ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, लिखा है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। अब याद रखना, जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे वे किसके सामंत थे। अब याद रखना, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर लिखा गया था, पहले ही लाइन में देखिए, यहाँ पर लिखा गया था कि जो राष्ट्रकूट थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो ढक्कन के राष्ट्रकूट थे, ये किसके स्वामी थे, या शुरुआती में कर्नाटक और चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। देखिए दोस्तों, कैसे प्रश्न बन रहा है, इसलिए हम हर पेज के
बगल में अर्थात जिस पेज को पढ़ते हैं उस पेज के एंड में ही हम प्रश्न को लगाए हैं, बस इसीलिए कि देखिए अगर आपको कहीं अगर इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर भेजते हैं, अगर ऐसा न अच्छा लगे कि यार नहीं अच्छा ठीक से हमें नहीं समझ में आया है, तो आज आप इस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक रहता है उससे जुड़कर इस पीडीएफ को ऐसे ही ये प्रश्न सहित, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सहित आप प्राप्त कर सकते हैं और एकदम निःशुल्क में। तो अगर आपको देखिए बस हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्न बनता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अब जैसे प्रश्न बना कि जो ढक्कन के राष्ट्रकूट थे वे किनके या किनके अधीनस्थ थे, तो यहाँ पर लगाया गया देखिए चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए और कहाँ के, देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया है कहाँ के, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कर्नाटक के चालुक्य राजा। तो यहाँ पर वो जो प्रश्न पूछा गया है ये नहीं पूछा गया है किस राजा के अधीनस्थ थे, उन्होंने ये पूछा है कहाँ के राजा के अधीनस्थ थे। इसको भी एकदम ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो ढक्कन के राष्ट्रकूट थे किनके सामंत थे, तो कर्नाटक के चालुक्य, कर्नाटक के चालुक्य राजा के सामंत थे। तो देखिए चालुक्य कर्नाटक के राजा के सामंत थे। देखिए दोस्तों अगर ऐसे पढ़ेंगे आप सब तब जाकर आप सबका कहीं एकदम जान लीजिए 90 के एबव आता है, और ना ही तो जान लीजिए ऐसे मान लीजिए आप वीडियो देखकर महामैराथन देखकर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर लगा कर जाएंगे तो वो उम्मीद अब छोड़ दीजिए कि जो आ जाता था। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है एलोरा की गुफा 15 की भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया है अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पर अभी आप सबको बताएं कि इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही प्रश्न पूछा गया है, इसी मैटर से पूरा एक प्रश्न तैयार किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि किसने तैयार किया था किस काल की, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि राष्ट्रकूट काल की, जो राष्ट्रकूट वाले थे उन्होंने ही ये एलोरा की गुफा में बनवाए थे, कृत करवाए थे। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पेज है, अब ऐसे बता दिए दो प्रश्न को, अब अच्छे से आप और पढ़ेंगे तो और मान लीजिए और प्रश्न बना सकते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो मिला सकते हैं कि सब इसी एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता रहता है, और सब आप सबको बेवकूफ़ बनाकर ऐसे बैच दे देकर और इसी को कॉपी पेस्ट करके आप सबको पढ़ाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और देखिए इस बार बार बोल रहे हैं अगर इस जो ये है हम बनाए हैं पीडीएफ, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़िए और एकदम फ्री में इसको प्राप्त करके, अगर आप सबके लिए टाइम है तो आप इसको 10-20 मिनट का टाइम निकाल कर, आधे घंटे का टाइम निकाल कर अच्छे से पढ़कर और अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए लिखा है इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए मानने का बाध्य किया जाता था। कभी कभी ये हिस्से को लगान मानकर वसूला करते थे। देखिए आगे लिखा गया है, यहाँ से थोड़ा हम आपको इस पेज से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए पेज के लास्ट में हम सब प्रश्न बनाए हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जो सामंत लोग थे तो वो सामंत लोग अपने आप को क्या हुए, त्रिभुवन स्वामी कहने लगे, और त्रिभुवन स्वामी मतलब अपने आप को नया नया उपाधि धारण करने लगे। और क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए लिखा सामंतों तथा साथ ही साथ किसान व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करने लगे। जो सामंत लोग थे और वहाँ पर जो व्यापारी थे, किसान लोग थे, ये सब अपना संगठन बनाकर अपनी सत्ता को साझा करने लगे। तो और साझा करने लगे तब देखिए यहाँ पर लिखा गया साझा करने लगे, और इन राज्यों में उत्पादक जितना भी उत्पादन होता था अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा करने लगे। इनको अक्सर अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए कहा जाता था या मनाया जाता था कि जितना हो उसका एक हिस्सा आप
त्याग दीजिए अर्थात हमें दे दीजिए, ऐसा बताया जाता था, बाध्य किया जाता था। याद रखना। आगे है, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। तो यहाँ पर देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जो सामंत लोग थे तो इन्होंने इन्होंने देखिए पहले तो सामंत थे, इनको कुछ आता नहीं था। तो क्या हुआ कि राजा को अर्थात राजा से जिस राजा के सामंत थे अपने राजा को ही मारकर राजा बन गए थे। तो इन्होंने एक ऐसा प्रथा बनाया था कि जो पशुपालक थे, किसान लोग थे, इनको जितना उत्पन्न अर्थात जितना उत्पादन होता था, जितना ज़मीन था उस पर उसका जितना उत्पादन होता था उसका एक हिस्सा कितना एक हिस्सा त्यागने अर्थात त्यागने के लिए बाध्य करते थे। मतलब आराम से बोलते थे कि जो भी किसान क्षेत्र थे, जितने क्षेत्र के जो किसान लोग थे, पशुपालक लोग थे और जितने भी मान लीजिए क्या थे, विभिन्न प्रकार के जो लोग थे, उनको आराम से बोला जाता था कि आप जो भी करिए, जैसे कर रहे हो वैसे करिए, पर बस जितना जो भी हो रहा है आपके पास उसका एक हिस्सा हमें दे दीजिए। अर्थात वो बाध्य करते थे कि ये हमें इतना चाहिए ही, ऐसा है बस। आगे देखिए, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर अर्थात मान लीजिए ऐसा मांगते थे आराम से, पर जो नहीं देता था तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती भी करते थे। तो ऐसा माना जाता था कि जैसे कि वे एक हिस्सा क्या लेते थे, लगान के रूप में वसूलते थे, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो प्राप्त करता था वो भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था, जो राजस्व व्यापारी थे उनसे भी लिया जाता था। आगे देखिए लिखा है 400 कर। अब देखिए कर के बारे में लिखा गया है कि कितने कर लगाए गए थे उस समय। तो देखिए यहाँ पर या किन किन पर कर लगाए गए थे। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम IMP लिखे हैं, आप सबको ध्यान में आ रहा होगा। तो देखिए ध्यान से सुनना। लिखा है तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, कहाँ के याद रखना, तमिलनाडु में कौन शासन करने वाले, कौन, चोल वंश। कर्नाटक में कौन थे, कर्नाटक में चालुक्य थे। एकदम जान लीजिए, तनिक भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखिए हम फिर से आपको दिखा दे। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पर चालुक्य और चोल, आप बहुत लोग एकदम जान लीजिए एकदम भौड़िया जाएंगे मानो तो देखिए यहाँ पर जो चालुक्य थे वे चालुक्य थे कर्नाटक के, चालुक्य कर्नाटक के थे। और ये जो अब हम सब देख रहे हैं, कभी आप सब एकदम मान लीजिए कंफ्यूज मत होना इसमें। देखिए इसमें देखिए हम सब देख रहे हैं जो चालुक्य थे वे कर्नाटक के थे, पर इसमें क्या है, चोल है, चोल वंश, और वे चालुक्य वंश। तो चालुक्य कहाँ के थे, कर्नाटक के, और पर चोल कहाँ के थे, तमिलनाडु के। तो अब इसको याद रखना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो जैसे 400 जो कर थे, वे कर को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया गया है। तो याद रखना दोस्तों। अब देखिए आगे लिखा गया है। और देखिए अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो देखिए दोस्तों, और NCERT को देखिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। तो देखिए एक वेट्टी क्या है, एक कर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वेट्टी। तो यहाँ पर लिखा गया है वेट्टी। अब वेट्टी क्या था, एक कर था। अब कैसा कर था, आगे लिखा गया है जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो इसको एकदम ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि जो वेट्टी कर था यह जबरन, देखिए नगद के बजाय जबरन लिया जाता था। जबरन, और वो भी कैसे, तो वेट्टी कर था और ये कैसा था, तो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में। ऐसा नहीं कि आप कोई धन दे दीजिए, धन नहीं, आप श्रम मतलब उसका काम करिए, ऐसा वो कर था। या आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर इसको याद कर लेना। आगे देखिए, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया किया जाता था, यानी जबरन श्रम
और कदमाई यानी कि भू राजस्व। तो एक कदमाई था जो भू राजस्व था, भू राजस्व थे, मकान का छाजन डालने पर लगाने वाला कर। तो देखिए यहाँ पर कदमाई क्या था, तो मकान पर छाजन, जो मकान होता है, जैसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस समय गाटर पट्टिया होता है या क्या बोलते हैं उसको, ढाला जाता है। पहले क्या था, तो मान लीजिए जो मड़ई वगैरह है उसको छाया जाता था, तो उसके लिए भी कर होता है। तो इन बातों को एकदम ध्यान से दोस्तों, क्योंकि इन बातों को ऐसे लाइन उठाकर आपको रखता है एनसीईआरटी, तो याद रखना, कभी कभी पूछता है। तो आगे देखिए लिखा है कि कहाँ कहाँ कर था। तो पहला तो बताए जो व्यक्ति था वे जबरन श्रम के रूप में कर था, जबरन श्रम के रूप में कर था। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि मकान के छाजन के रूप में कर का था, कदमाई था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाले के लिए सीढ़ी, जो सीढ़ी इस्तेमाल करते थे उसके लिए भी कर लगाए जाते थे, उसके लिए भी कर लगाए जाते थे। आगे है पारिवारिक संपत्ति और उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी कर लगाए जाते थे, इत्यादि सभी उल्लेखित हैं। तो याद रखना दोस्तों, कहाँ कहाँ पर छाजन अगर कोई करता था वहाँ पर भी कर लगाए जाते थे। ये देखिए, एक कभी आप अगर दे देगा ऐसे कथन, तो आप सब एकदम सोचेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होता होगा, इतना भी नहीं होता होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि उस समय जब खजूर या ताड़ के जो पेड़ थे उस पर जो चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई जाती थी, तो उस पर भी कर लगाया जाता था। तो इसको एकदम ध्यान से दोस्तों, क्योंकि ये लाइन ऐसे खजूर वाला जो है पेड़ वाला, ये एकदम ऐसे उठाकर ऐसे पूरा ऐसे रख देता है, ऐसे समझिए। आगे देखिए, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए आगे है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वृत्ति आधार बनते थे। ये जो व्यवस्था था, ये या ये जो संस्थाएं थे जो कर लेते थे, ये संस्थाएं क्या थी, राजा की व्यवस्था का वृत्ति, वृत्ति मतलब धन, धन का आधार बनता था। जिसे मिलता था कर तो धन का आधार ही बनेगा। साथ ही मंदिर और दुर्गों दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। तो मतलब जो ये सब कर मिलता था, इन करों से या इन पैसों से क्या होता था, तो मंदिर और दुर्ग का निर्माण किया जाता था। आगे देखिए, इस्तेमाल होते थे या निर्माण किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो कर मिलते थे उनका मंदिर बनाने में और दुर्ग बनाने में, और जो लड़ाई लड़े जाते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलते थे, जो लूटा जाता था, जो लूटा जाता था, वो जो धन मिलते थे उनसे क्या होता था, तो बताया गया कि जमीन और व्यापार मार्ग के प्रयोग का संभावना बनती थी। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो कर मिलते थे उनसे उनसे देखिए आप सबको ऐसे बजाएगा कि जो कर मिलते थे उनसे क्या होता था, तो उनसे सिर्फ जो कर मिलते थे उनसे सिर्फ क्या होता था, तो मंदिर और दुर्ग का निर्माण में इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ जो कर मिलते थे उनसे मंदिर और दुर्ग का निर्माण होता था। पर संसाधनों और युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होता था। तीन तीन याद रखना, पहला मंदिर और दुर्ग का निर्माण में, और लड़ाई अर्थात युद्ध में इस्तेमाल होता था। और आगे लिखा गया है, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलते हैं, जमीन और व्यापार मार्ग के लिए भी प्रयोग होता है। और देखिए याद रखना कि जो व्यापार मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता था वो कर का पैसा नहीं था, वो जो लूटा जाता था, किसी के पर आक्रमण करके लूटा जाता था, उस पैसे से व्यापार या मार्ग का प्रयोग किया जाता था। याद रखना। आगे देखिए लिखा है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी। तो इसको भी एकदम याद रखना दोस्तों। जान लीजिए एक लाइन अगर आप छोड़े तो यहाँ से कहाँ से उठा कर रख दे आप सबको समझ में नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी पूछता है कि जो राजस्व वसूलते थे या जो कर वसूलते थे, ऐसा बोला जाए तो वे क्या होते थे, तो जो पदाधिकारी होते हैं नियुक्ति की जाती थी। तो जो सामान्यतः होते थे प्रभावशाली परिवार, जो अच्छे से जो पहले से उसमें रहते थे, तो उनके जो प्रभावशाली परिवार में थे, जैसे मान लीजिए कोई एक है इस समय राजा के यहाँ रहता था और
उसी का परिवार में कोई और अच्छा है, प्रभावशाली है, अच्छा बुद्धिमान है, तो उसी को ही यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभावशाली परिवार के बीच में ही की जाती थी, अर्थात कोई अच्छा रहता था उसी के परिवार में तो उसको चुन लिया जाता था कि हाँ चलिए अच्छा आप इस पद पर आ जाइए। तो आगे लिखा गया है और यह क्या होता था, तो प्रायः वंशानुगत होती थी। तो अब जब चुन लिया जाता था तो कभी कभी क्या होता था कि ये वंशानुगत चलती रहती थी। जैसे मान लीजिए किसी के पिता किसी राजा के यहाँ कुछ काम करने लगे, तो फिर क्या उसके पिता जब मान लीजिए कि उनकी जब मृत्यु हो जाती थी, उसका बेटा चला जाता था, उस बेटा की जब मृत्यु हो जाती थी उसका बेटा ऐसे चला जाता था, अर्थात ये वंशानुगत होने लगती थी, ऐसा बताया गया। आगे देखिए, सेना में भी ऐसा ही होता था। तो कभी कभी पूछेगा कि सेना में भी वंशानुगत होता था, ऐसे लिखेगा। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि सेना में भी होता था क्या, वंशानुगत। तो ऐसे सेना में भी होता था कि अगर मान लीजिए कभी कोई सेना में राजा के यहाँ है, तो अगर मान लीजिए वो युद्ध में मारा गया तो उसका जो बेटा था वो भी राजा के यहाँ आ जाता था ना, याद रखना। आगे देखिए, कई बार राजा के निकट संबंधी ही, जो निकट संबंधी रहते थे अर्थात जो उनके रिलेशन के ही रहते थे न, अनेक या इन ओहदों को प्राप्त कर लेते थे। इन ओहदों, और ओहदा मतलब पद को प्राप्त कर लेते थे जो राजा के सन्निकट अर्थात जो मित्र रहते थे, अर्थात जो उनके परिवार के जो रिलेशन के, जैसे फूआ फूफा जो रहते थे, मान लीजिए उनको जो पुरुष पुरुष रहते थे उनको अन्य पद को दे दिया जाता था। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, प्रशासन का यह रूप आज भी व्यवस्थित से इन मायनों में भिन्न था। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, अनुदान का मतलब दान देना, दान जो दिया जाता था, और प्रशस्तियाँ मतलब जो लिखवाया जाता था। तो अब देखिए इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो लिखा गया है प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्द सत्य नहीं भी होते थे। तो ऐसा बताया जाता था कि जो प्रशस्तियाँ उस समय थे तो उसमें क्या होते थे कि जो लिखवाए जाते थे जहाँ तक हो सकते थे वे सिर्फ सत्य होते थे, पर एकदम सत्य नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ लिखा गया सत्य भी हो सकते थे, अर्थात हो सकते थे मतलब एकदम एकदम सत्य नहीं रहते थे। कभी कभी कहीं सत्य लिखा जाता था, पर कभी कभी क्या होता है, जो वहाँ के उसके दरबारी कवि थे वे प्रशंसा के लिए एकदम अतिशयोक्त करके और बढ़ा चढ़ा कर लिख देते थे, जो सत्यता नहीं थी वो भी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि सत्य नहीं भी हो सकते थे। आगे लिखा गया, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासन खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो आजकल प्रशासन में मदद करती है। तो याद रखना दोस्तों इतना। तो इसमें बस ये बताया गया कि जो प्रशस्तियाँ थी तो जो प्रशस्तियाँ में जो भी कुछ लिखा जाता था या जो भी राजा लिखवाते थे वे एकदम सत्य नहीं थी, क्योंकि उसमें बस इतना बताया जा सकता था कि उस समय जो राजा था वो अपने आप को क्या दर्शाना चाहता था। आगे देखिए, अब देखिए अगर इस प्रश्न को आप ठीक से पढ़े होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। इस प्रश्न को देखिए, लिखा गया है कि चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए अभी हम वेट्टी बताएं, वेट्टी क्या था पहले जान लीजिए। ये क्या था, ये कर था, एक प्रकार की कर था, ये एक प्रकार का कर था। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये वेट्टी जो कर था तो कैसा था, कर जो नगद राशि के रूप में वसूली की जाती थी, नहीं ऐसा हमने नहीं पढ़ा। तो वेट्टी कर था, ये बात तो सही है, कर था ये बात भी सही है, पर ये नगद राशि के रूप में नहीं वसूला जाता था। तो यहाँ पर लिखा गया देखिए दूसरा कि ये कर था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो हाँ ये बात सही है। आगे देखिए लिखा है कि कर जो उत्पादन के हिस्से में के रूप में नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे ही अगर ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे उस पूरा वाक्य को, आप तो गलत करके आएंगे इस प्रश्न को, फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेट्टी था ये कर था, पर ये कर कैसा था, तो जबरन श्रम के रूप में था। यहाँ पर देखिए, तो देखिए आगे लिखा है नागभट्ट की उपलब्धियाँ, नागभट्ट की उपलब्धियाँ। तो इसको देखिए अब इसके बारे में। तो लिखा है कई शासकों, अब देखिए कोई एक नागभट्ट हैं तो इन्होंने
इन्होंने देखिए ये नागभट्ट क्या है, किसी राजा के जो राजा होते थे उनके दरबार में रहते होंगे। तो अब देखिए उन्होंने उन्होंने राजा के बारे में क्या लिखा था। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। तो आपके पिछले साल जो आपने पिछले साल जैसे इसके पहले जो क्लास में पढ़ा कि गुप्त शासन समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति था। तो समुद्रगुप्त के प्रशस्तियाँ के बारे में पढ़ा है। तो सब इसके पहले वाले जो क्लास 6 का एनसीईआरटी था तो उसमें हम सब पढ़े थे समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, समुद्रगुप्त के दरबार में कौन था और बाणभट्ट थे। इसके अलावा और जो भी थे उनके दरबार में कौन थे और उन्होंने कैसे प्रशस्तियाँ लिखी। तो आदि सभी बातों को हम सब क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़े थे और ऐसे अगर पढ़ कर जाएंगे तभी जान लो आप सब हर प्रश्न को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि संस्कृत में लिखी गई थी। तो अब ये जो नागभट्ट थे इन्होंने संस्कृत में लिखी गई थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्तियों में प्रतिहार नरेश कहाँ के, तो याद रखना प्रतिहार नरेश कहाँ के थे, प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अब देखिए इनका वर्णन, आंध्र प्रदेश, सैंधव, सिंध या विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। राजा उनके आगे भी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया, उन्होंने कन्नौज के शासन चक्र युद्ध के विजयी किए। कहाँ के, तो कन्नौज के शासन के लिए। आगे देखिए लिखा है, उन्होंने वंश बंगाल हिस्सा, अर्नत गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं में पराजित किया। मतलब इतना देखिए आप, इतना राज्य लिखा गया है तो इससे बताया गया कि मतलब वो जितना भी राज्य जीतते थे वे अपने राज्य को ऐसे शिलालेखों के माध्यम से, प्रशस्तियों के माध्यम से एकदम वर्णन करते थे, लिखवाते थे कि हाँ हम इस जो देश था इस देश के राजा बन गए, इस प्रदेश के राजा बन गए थे। ऐसा वे अपना हर एक चीज़ एकदम प्रशस्तियों के माध्यम से दिखलाते थे। बस इतना ऐसे जान लीजिए इस कहानी के लिए। अब आगे देखिए लिखा गया है, तो इस अभिलेख में उल्लेखनीय इलाकों में से कुछ को मानचित्र में ढूंढिए। तो अब आगे देखेंगे हम सब। जो पहला वाला मानचित्र था, यहाँ पर देखिए राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। तो यहाँ तक देखिए अभी हम सब क्या पढ़े, प्रशस्तियाँ के बारे में, कि जो भी राजा रहते थे वे अपनी प्रशस्तियों के माध्यम से जितने राज्य जीतते थे, जैसे जैसे प्रशासन करते थे, ऐसा सब कुछ ऐसे दर्शाते थे, दिखलाते थे लोगों को। अब देखिए हम सब अब पढ़ेंगे अनुदान या भूमिदान देते थे। तो जब राजा लोग रहते थे जो, तो भूमिदान देते थे। अब देखिए अब भूमिदान देते थे तो क्या कहा जाता था भूमिदान को। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। अब भूमि को अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेख होते थे जो भूमि पाने वाले को होते थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि पूरा कि जो ब्राह्मण थे, जो प्रायः ब्राह्मण को भूमिदान देते थे राजा लोग, या भूमिदान देकर उन्हें पुरस्कृत करते थे ना। तो अब जो भूमिदान जब दे देते थे तो ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये तामा का है। ये तामा का ऐसे बताया गया है कि ताम का पत्र है, ये ताम का एक पत्र है। जैसे आज हम सब पन्ने पर या स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं तो उस समय ये तामा का एक पत्र रहता था। इसी पत्र पर राजा का मुहर या जो सिग्नेचर वगैरह होता था ऐसे रहता था, जैसे कि आज हम सब स्टाम्प पेपर को यूज करते हैं ज़मीन के लिए। तो पहले क्या था, तो तामा का ये पत्र था, इसी पर राजा का मुहर रहता था और बताते थे कि हाँ हम इस ब्राह्मण को इतना अनुदान भूमिदान दिया ना, जो भूमि पाने वाले के लिए होता था। आगे देखिए यहाँ पर, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा था। तो इसको भी थोड़ा याद रखना कि जो भूमिदान पर लिखा गया जो शब्द रहते थे, तो कभी पूछ सकता था तो वे शब्द रहते थे। तो अगर लिख दिया कि संस्कृत में, तमिल में, संस्कृत और तमिल दोनों में, आगे और कुछ वाक्य दे दिया तो आप सब क्या हो गए, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया कि ये जो ताम्रपत्र पर जो लिखा रहता था, तो ये ताम्रपत्र में संस्कृत और तमिल दोनों में रहते थे। आगे देखिए, तो लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासन ने द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। जैसे कि हमने बताया, जो यह
बतलाती है कि यह प्रमाणित दस्तावेज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमि के साथ साथ भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। अब जैसे भूमि दिया जाता था, इतना है, ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता। अब भूमि के साथ साथ और क्या दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो यहाँ पर लिखा गया। तो यह चोलों के द्वारा, तो देखिए चोल आया दोस्तों, इसीलिए हम कंफर्म कर दे कि जो कर्नाटक के थे, वहाँ के जो कर्नाटक के थे वहाँ के चालुक्य थे, वहाँ के चालुक्य लोग थे। पर ये चोल कहाँ के थे, तो चोल तमिलनाडु के थे, चोल तमिलनाडु के थे। तो इसको याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, चोल के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाषा का एक अंश है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अनुदान भूमि दिए, उसके लिए लिखा गया है कि हमने मिट्टी में मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचा और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, वादी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियाँ, तालाब, मधुमक्खियाँ, छत्ते और मतलब इसका कहने का मतलब है ये सब ऐसा चिन्ह था। जैसे कोई भूमिदान देता था जितने में, तो ऐसा बताया जाता था उसमें। जो ये अभी जो पत्र आप सब देखे, इसमें ऐसा दर्शाया जाता था कि जो भूमि दिया गया है, इस भूमि के बगल अगल में, या जो इसके बगल अगल, या ये भूमि जहाँ तक है, इसमें ऐसा ऐसा चीज़ है, जैसे पानी का, मछली पकड़ने का, चबूतरा, नहरा, ये सब ऐसा रहता था। तो ऐसा दर्शाया जाता था। तो आगे देखिए लिखा गया है, जिसे यह भूमि मिलता था वह इससे कर वसूलता था। तो यहाँ पर बताया गया कि जो जिसे इतना था, जहाँ पर भूमि मिल गया, तो उस भूमि के अगल बगल इतना जो रहते थे, जैसे बगीचा, उद्यान, चारागाह और जो रहते थे, तो उससे वो क्या कर वसूल सकता था। अब यहाँ ये बात स्पष्ट हुआ कि जैसे मान लीजिए राजा जब ब्राह्मण को भूमि दे देते थे, तो ऐसा नहीं था कि बस भूमि दे दिए बस कि वही खेती करे थे। तो इसका भूमि दे दिए, तो उस भूमि में वे जितने लोग रहते थे, या जो ब्राह्मण था जिसको दान दिए थे, जो तो वो चाहता था, तो वो वहाँ पर जो आसपास के कुआं या और जो भी वस्तु रहते थे, तो उस वस्तु को जो भी मान लीजिए जो प्रयोग में आते थे, और उनसे वो कर वसूल सकता था। बस इतना कहा गया है। तो वह जिससे कर वसूल सकता था, वह न्यायाधीशों द्वारा जुर्माना के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। तो यहाँ पर बस इतना बताया गया, इस मैटर में इतना बताया गया कि जो भूमिदान दे देते थे, तो जिसको देते थे वह चाहे तो वहाँ से कर वसूल सकता था, और जुर्माना भी जो लगाया जाता है, जुर्माना भी या बढ़ा घटा सकता है, ऐसा। यहाँ पर लिखा गया, पान पात्रों लगाने वाले कर। पान और देखिए, पान और पान के पत्रों पर, तो यहाँ पर दो चीज़ देखिए कॉमन है। देखिए अभी हम बताएं, यहाँ पर एक चीज़ आपने इसके पहले पढ़े, खजूर और ताड़ के पेड़ पर जब चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस पर भी कर लगाया गया था, उस पर भी कर लगाया गया था। और यहाँ पर देखिए, पान के पत्रों पर लगने वाले कर, मतलब पान के पत्तों पर भी कर लगाए जाते थे। मतलब अगर जो पान के वृक्ष थे, जो पान के पत्रों वाले वृक्ष थे, अगर मान लीजिए कोई वहाँ के जो पत्ते तोड़ते थे, तो उसको भी कर देना पड़ता था। आप समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे उठा कर दे दिया, तो आप नहीं समझ पाएंगे, और इसको मान लीजिए इसको क्या निगेटिव मानकर आप चले जाएंगे। तो आगे देखिए, बुने हुए कपड़ों पर लगाने वाले कर, न साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाले कर वसूल सकता था। वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर या बड़े कमरे बनवा सकता था। मतलब जो रहते थे वहाँ पर, तो वो बनवा सकता था, वहाँ पर कोई भी रहता था। जैसे मान लीजिए अब जैसे बताया गया कि एक तल्ला बनवा कर दे दिया, तो ये नहीं कि राजा कहेगा तभी बनवाएंगे, वो बनवा सकता था वहाँ पर अनेक मंजिलों के लिए भी। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था, ज़रूरत हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंदी का निर्माण हो। तो देखिए यहाँ पर एक बात बताया गया, तो यहाँ पर ध्यान देना इस वाक्य को। तो राजा तो दे दिया जमीन, तो वहाँ पर वो कुछ भी करवा सकता था,
कुछ भी करवा सकता था, वहाँ पर कर वसूल सकता था, नहर कुआँ सब बनवा सकता था। पर एक चीज़ था, वो नहर कुआँ या कुछ भी बनवाने से पहले वहाँ बताया गया कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंदी का निर्माण हो। अर्थात जैसे मान लीजिए आप कुआँ वहाँ पर बनवा रहा है, तो अगर राजा से बिना पूछे कुआँ बनवा दिया या फिर कोई नहर का निर्माण करवा दिया, उस नहर का पानी मान लीजिए कहीं ज़्यादा बढ़ गया और कहीं गाँव में उससे क्षतिग्रस्त होने लगे, तो राजा के ऊपर भी प्रभाव जा सकता है। इसलिए बनवाइए, आपको आदेश दिया था राजा, हाँ कुछ भी बनवा सकते हैं, पर एक बार इस इन जो मान लीजिए जो नुकसान दे पूरे गांव वालों को, इसके लिए हमसे पूछ लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा होगा। आगे देखिए, लेख में सिंचाई के जितने संभवतः स्रोत का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार कीजिए। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना हुई। याद रखना, कितने शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बृहद संस्कृत काव्य की रचना हुई या रचा गया। अब जिसमें कश्मीरी याद रखना, जिसमें कश्मीरी पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास। तो याद रखना कि जो बृहद संस्कृत की रचना जिन्होंने किया था, तो नाम था उनका कल्हड़, और इन कल्हड़ ने जो रचना की थी, तो ये इनकी रचना में कहाँ के राजाओं के या कहाँ के शासक का उल्लेख था। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर पूछेगा कि जो कल्हड़ नामक रचनाकार थे या जो रचना किए थे, इनके रचना में कहाँ के शासक का उल्लेख है? तो कश्मीर के शासन का, बस इतना याद रखना। आगे देखिए, शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासकार समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। प्रशस्तियों के लेखक के भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। असाधारण मतलब कोई साधारण नहीं था, असाधारण ग्रंथ था। बस इतना याद रखना, जो कल्हड़ ने रचना की है, उस कल्हड़ की रचना में किन शासकों का उल्लेख है? तो कश्मीरी शासकों का। आगे देखिए, धन के लिए युद्ध। तो अब देखिए आगे बढ़ गया, धन के लिए युद्ध। तो आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक जो शासक थे, राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ये एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। कौन सा वांछनीय क्षेत्र था? गंगा के घाट में कन्नौज। बस यहाँ गंगा के घाट में कन्नौज, इसको याद रखना दोस्तों। अभी आगे हम इस पेज को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर याद रखना। तो अब धन के लिए भी युद्ध होता था, और ये जो कन्नौज था, गंगा के घाट में नगर जो था कन्नौज था। अब देखिए, पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं, उसके बाद हम सब अगले पेज पर चढ़ेंगे। तो लिखा है, देखिए, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का वर्णन या इतिहास मिलता है? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हमने जस्ट बताया। बस ऐसे पूछेगा कि जो कल्हड़ कवि थे या कल्हड़ रचनाकार थे, उन जो रचना किए थे, तो इस रचना में किन क्षेत्र के राजाओं का इतिहास मिलता है? तो जैसे कि अभी हम सब पढ़े, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन हमें मिलता है, याद रखना। आगे देखिए, अब चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम हो गया, अब मिलते हैं। अब इसी पार्ट को हम सब 2 वीडियो में करेंगे। तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को देख लीजिए फिर से। अगर अच्छे से न समझ में आया हो, दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो।